Good morning, friends. Here, Dr. Ashil Sharma, Associate Professor in Zoology, RR College, अलवर। पिछले लेक्चर में हमने आपसे सेमेस्टर थर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी, जिसमें सिलेबस से आपको रूबरू करवाया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। उसमें है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड नेचर ऑफ फूड स्टफ। फूड, भोजन क्या होता है? भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित करने पर जीव को बिना हानि पहुंचाए ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, टिश्यू रिपेयरिंग तथा जैविक क्रियाओं के नियमन हेतु विभिन्न घटक उपलब्ध करवाता है। तो वेरियस constituents which are provided by the food which are necessary for the energy, growth, tissue repair and biological activities. भोजन प्राप्त करने के आधार पर सजीवों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जिसे हम कहें कीमोट्रॉफिक, दूसरा ऑटोट्रॉफिक और तीसरी हेटेरोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक कैटेगरी के अंदर जो सजीव आते हैं उनमें ये प्लांट और एनिमल पे डिपेंड न होकर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को उपयोग में करते हुए अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ सल्फर बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। सल्फर बैक्टीरिया H2S का प्रयोग करता है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एमोनिया का यूज में करके नाइट्रेट बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये CH2O मीन्स कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ये संपन्न होती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। पादप, समस्त पादप इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं और कुछ प्रोटोजोअन्स को इनमें शामिल करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, वे सजीव जो अपने भोजन के लिए पादप या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। पादपों पर निर्भर होते हैं तो उनको हम हर्बीवोर कह देते हैं, और अगर जंतुओं पर निर्भर रहते हैं तो उनको हम कार्निवोरस कह देते हैं। और यदि दोनों ही का उपयोग करते हैं तो उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। नेचर ऑफ फूड स्टफ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब घटक हैं भोजन के, और वाटर, विटामिन और मिनरल्स। आज के लेक्चर में हम इन 3 घटकों के बारे में बात करेंगे। इन 3 घटकों के बारे में हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। ये सभी भोजन के अवयव हैं जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हम जानते हैं, सब रोज कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। These are the main source of energy. ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। लगभग 55 से 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 रेशियो होता है और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2O होता है। These are derivative of polyhydroxyaldehyde and ketones. ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव व्युत्पन्न होते हैं, जिनको हम एल्डोजेज और कीटोजेज कहते हैं। अगर एल्डिहाइड के डेरिवेटिव हैं तो वो एल्डोजेज की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर कीटोन की से बने होते हैं तो उनको हम कीटोजेज की
श्रेणी में शामिल करते हैं। सजीवों में ये ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। जंतुओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में और पादपों में स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। और भोजन में प्रयुक्त होने के बाद चाहे ग्लाइकोजन हो या स्टार्च हो, इनका हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज में होता है, जो कि प्रयुक्त किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जिसके फलस्वरूप हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं तो 3 कैटेगरीज में हम बांट देते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। अगर हम ट्रायोज के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ट्रायोज में ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन। टेट्रोज के अंदर अगर एग्जाम्पल देखेंगे 4 कार्बन के शुगर अगर हम देखें तो इसमें एरिथ्रोज और थ्रियोज ये आ जाएंगे। 5 कार्बन की आप जानते हैं: राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज, एरिबिनोज, ये सब 5 कार्बन की शुगर। हेक्सोज की शुगर यानी पहचाने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। 7 कार्बन की स्यूडोहेप्टेलोज, ये कार्बन की शुगर है। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज जो भी शुगर है ये एल्डोजेज और कीटोजेज दोनों ही तरह की हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ और उसी तरह से आप इनको टेट्रोज और पेंटोज की बात करेंगे। हमारे पास में अगर हम ट्रायोज शुगर की बात कर रहे हैं तो HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, यहाँ HCH और CH2OH। ये तो हो गया 3 कार्बन की शुगर, जिसको हम एल्डिहाइड पहले कार्बन पे है तो ये एल्डोजेज शुगर होगी, ट्रायोज की एल्डोजेज ग्रुप। और अगर ट्रायोज का ही कीटोज ग्रुप देखते हैं तो उसमें आप देख लीजिए CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ये कीटोन ग्रुप हो गया। ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड और ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इस तरह से ये 3 कार्बन की शुगर है। 4 कार्बन की शुगर जब भी आपको बनानी है तो इसको CH करके और आगे बढ़ा दीजिए, CH2OH नीचे दे दें, इसको भी CH करके फिर आगे बढ़ा दीजिए, CH2OH। यहाँ पर CH ही रहेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसे आप पूरी, और इसी तरह से 5 कार्बन की करनी है तो और बढ़ा दो, और 6 कार्बन की करनी है तो उसी तरह से और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से 6-7 तक आप ये फॉर्मूला रखते हुए इसको आप बढ़ा देंगे तो ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शुगर बन जाएंगे। सेकंड ग्रुप है ओलिगोसैकेराइड्स। ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं, जो भी है डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब जो है गैलेक्टोज, ये सब जो है मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स when combined together or united together by glycosidic bond and they form disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide। इस तरह से ये 10 कार्बन तक डेकासैकेराइड्स तक का निर्माण करती है। इसके लिए जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें से पानी का एक समूह निकल जाएगा जब भी ये बनेंगी तो, और ये बन जाएगा N-1 CnH2O N-1। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ती हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसके लिए आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये जिस तरह से हम ये ग्लूकोज को लेते हैं, यहाँ पर HOH, इस तरह से ही HOH, OHH, HOH, HCH2OH।
और इसी तरह से एक दूसरा यूनिट जोड़ दें आप यहाँ पर, उसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पर HOH रहेगा। तो ये पहला कार्बन है, ये चौथा कार्बन आ जाएगा, ये भी पहला कार्बन है, ये चौथा कार्बन आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरह से जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये HOH पास पास है, तो यहाँ से क्या निकाल दिया जाए, H2O निकाल दिया जाए। और H2O निकाल दिया जाए तो ये कैसे बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से -H2O हो जाएगा। तो ये जो संरचना बन जाएगी अब, तो ग्लूकोज से अगर हम बनाते हैं दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, तो वहां पर डाइसैकराइड में माल्टोज का निर्माण हो जाएगा। तो ये माल्टोज का निर्माण हो जाएगा अगर एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए तो 2 से 10 मोनोसैकराइड व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे विल बी फॉर्म पॉलीसैकराइड्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। इसी तरह से पॉलीसैकराइड क्या होता है, ये ओलिगोसैकराइड बनते हैं। पॉलीसैकराइड क्या होता है, जब 10 से अधिक मोनोसैकराइड जुड़ जाए तो उनको हम यहाँ पे फॉर्मूला ही फिक्स कर दिया, C6H10O5 और 4N। इसका पॉलीमर हो जाएगा ये, इसीलिए पॉलीसैकराइड कहते हैं कि मोनोसैकराइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो वो पॉलीसैकराइड का निर्माण कर लेंगे। इस तरह की यूनिट यहाँ पर, तो आप यहाँ कह सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी तरह से ये ग्लूकोज है और इसी तरह से और जोड़ते चले जाओ। इस तरह से जब 10 से अधिक यूनिट, यहाँ तो हजारों में यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, तो वो पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होते हैं हेवी मोलिकुलर वेट के होते हैं और बॉडी के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं शरीर के। लगभग 10 ग्राम पर किलोग्राम वेट के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, और लगभग 13 से 15% पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म का वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित होते हैं जो बहुत सारी जो है क्रियाओं में भाग लेता है। और कार्बन, ये प्रोटीन बने किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है। इनके अलावा फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन, ये भी यहाँ देखे जा सकते हैं। प्रोटीन जब बनता है तो वो एमिनो एसिड से बनते हैं। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं, तो दो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन जब भी बनता है तो एमिनो एसिड्स बनते हैं। एमिनो एसिड्स कितने होते हैं बॉडी में, 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। इसलिए मैं जब भी इनको ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, तो जैसे मान लीजिए एक प्रोटीन अगर मैं आपको सामने बनाऊं तो ये इस तरह से RCCOOH NH2 और H। हम क्या कहते हैं, प्रोटीन है एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो एमिनो ग्रुप भी होना चाहिए, ये एमिनो ग्रुप हो जाएगा और ये एसिड ग्रुप हो गया, तो एमिनो एसिड ग्रुप वाले, इस तरह से ये प्रोटीन बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो दो प्रोटीन को मिला देंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड का भी पता लग जाएगा। एक इस तरफ जब भी ये बॉन्ड बनते हैं तो NH ये इस तरह से ले लें और यहाँ पर C है, R ऊपर, H, फिर C डबल बॉन्ड OH। इसके साथ में इधर जब भी जुड़ेगा तो ये ग्रुप आ जाएगा NH2, तो NH2 का एक H प्लस ये OH मिलकर ये बाहर निकल जाएगा, इसका ये H मिलकर और COOH का ये H प्लस OH मिलकर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ONH, फिर CR C डबल बॉन्ड ONH, ये इधर तो जो था वो NH था, H NH हो जाएगा ये यहाँ पे। तो इस तरह से CONH
ये बॉन्ड जो बनता है CONH, ये बॉन्ड जो बनता है ये क्या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं तो ये मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग ग्रुप। पहला सिंपल प्रोटीन होते हैं जो कि केवल एमिनो एसिड्स के ही बने होते हैं। दूसरा यहाँ पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन के साथ साथ में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है जिसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और 5 प्रकार के हैं यहाँ पे। जैसे क्रोमोप्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन प्लस कोई न कोई पिगमेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होंगे। और न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के साथ में जो प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन प्लस लिपिड, तो ये लिपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन प्लस फॉस्फेट समूह H3PO4। तो यहाँ पर ये सब जुड़े हुए हैं प्रोस्थेटिक समूह, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहलाएंगे। अगली बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा है उसमें कार्बोहाइड्रेट में। वो क्या अंतर है कि यहाँ पर लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है और कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इनके साथ साथ में यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी देखा जा सकता है। दे प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी। ये बात हम जानते हैं कि लिपिड्स ऊर्जा के बेहतर स्रोत होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये डबल से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है तो इनसे लगभग 9.2 के आसपास किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम लिपिड से, फैट से बनते। एक मोलिक्यूल फैट बनाने के लिए ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, एक मोलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मिलके एक मोलिक्यूल फैट का निर्माण करते हैं। तो लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला सिंपल लिपिड्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, तीसरा डेराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये अल्कोहलों के एस्टर अथवा वसा अम्लों एवं अल्कोहल से युक्त ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में वास्तविक वसा, तेल, वैक्स आते हैं और वसाओं के जलापघटन द्वारा वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। और सामान्यतया वसीय अम्लों में सम संख्या 4 से 30 वाले कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। फैटी एसिड वसीय अम्ल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है तो ये सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम असंतृप्त फैटी एसिड्स कह देंगे। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो होते हैं ये वसा अम्ल तथा अल्कोहल के एस्टर होते हैं। इनमें जिनमें कुछ अतिरिक्त यौगिक भी देखने को मिलते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, शर्करा, प्रोटीन आदि भी पाए जाते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड्स है, इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे लेसिथिन है, सिफेलिन है, प्लाज्मोजेंस है, स्फिंगोमाइलिन है। ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये सब कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की बात कर रहा हूँ मैं। ग्लाइकोलिपिड्स हैं तो यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स से मतलब है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें सेरेनिन, नर्वोन, ऑक्सीनर्वोन ये सब उपस्थित है। क्रोमोलिपिड्स की बात करते हैं मतलब पिगमेंट, इसमें कैरोटीन और एमिनोलिपिड्स, यहाँ पर जो है सल्फोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स, ये सब चीजें कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में सम्मिलित होती हैं। अब बात आती है डेराइव्ड लिपिड्स।
डेराइव लिपिड्स क्या होते हैं? सरल तथा संयुग्मित लिपिड्स के भी उत्पन्न होते हैं। सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के डेरिवेटिव होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज लिपिड्स के समान ही होती है। उदाहरण अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, अर्गेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, विटामिन डी, पित्त अम्ल, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, इंसेक्ट हार्मोन्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सब डेराइव लिपिड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे विटामिन्स और मिनरल्स की और उसके साथ में वाटर कंटेंट की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।